हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुतेन्द्र द्विवेदी शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय शिवाजी नगर भोपाल में संचालित मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूं। आज हम यहां पर लागत लेखांकन विषय के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारा जो सेशन है, जो हमारा वीडियो लेक्चर है, ये मुख्य रूप से लागत लेखांकन क्या है, लागत लेखांकन का विकास कैसे हुआ है, लागत का जो बनता है वो कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर बनता है, कौन कौन सी बातों को हमको उसमें ध्यान रखना है, ये बेसिक चीज़ पे हम आज इसमें चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है, इसका आउटकम्स है the students will be able to determine unit cost and total cost of goods and service by cost accounting। जो फर्स्ट जो हमारा आउटकम्स है इस कोर्स का, उसमें हम यूनिट कास्टिंग और कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस को कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कॉस्ट अकाउंट के माध्यम से, उसको हमको सीखना है। निश्चित रूप से इस वीडियो में हम यहाँ तक तो कवर नहीं करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि कास्ट अकाउंट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कास्ट अकाउंट लागत लेखांकन का विकास किस प्रकार से हुआ, लागत लेखांकन का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, उसकी डिफिनेशंस क्या है। इसके बाद लागत किन किन तत्वों से मिलकर बना है और ओवरहेड्स के बारे में हम थोड़ा सूक्ष्म में चर्चा करेंगे। विस्तृत में मैं इसके अगले वीडियो में इस बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले जो लागत लेखांकन है, लागत लेखांकन का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया लागत लेखांकन शब्द का, प्रोफेसर चार्ल्स ने अपनी बुक्स जो 1832 में प्रकाशित की थी उसमें उन्होंने प्रयोग किया था। उस बुक्स का नाम था द इकोनॉमी ऑफ मशीनरी एंड मैन्युफैक्चरर। इसके बाद स्वतंत्रता के पूर्व 1944 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स के नाम से एक संस्था भारत में स्थापित की गई और धीरे धीरे इसमें विकास होता गया और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स को बदल के 1959 में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा, जो आज वर्तमान में कार्यरत है। यहां पर देखिए कास्ट का मतलब क्या है। कास्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, वह एक राशि है व्यय से संबंधित, या तो एक्चुअल हो या नॉशनल हो, इंक्लूड ऑन द एट्रीब्यूटेबल, जो कि आपस में विभाजित की जा सकती हो, जो कि तो हम क्या कह सकते हैं, लागत का क्या अर्थ हुआ, लागत एक व्यय की वह राशि है जो कि एक्चुअल हो या मानी गई हो। देन हम इसमें बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग कॉस्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग फिर क्या हुआ, लागत लेखांकन कॉस्ट को डिटरमाइन करने की एक टेक्निक या प्रक्रिया। तो इन दोनों परिभाषाओं को आप देखिए, इन दोनों परिभाषाओं को से यह समझ में आता है कि लागत एक राशि है जो कि वास्तविक या कि मानी हुई हो या दी गई हो, और उनको जो हम जोड़ते हैं तो एक लागत के रूप में हमको राशि प्राप्त हो जाती है। अब कास्ट अकाउंटिंग क्या है, जो ये राशि है, जो कास्ट है, इस कास्ट को डिटरमाइन कैसे किया जाए, उसकी टेक्निक क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी हम कौन सी प्रक्रिया को अपनाएं, कौन सी तकनीकों का प्रयोग करें जिसमें हम कास्ट को या लागत को निर्धारित कर सकें। तो जिस तकनीक की जिस प्रक्रिया को हम अपनाते हैं लागत को निर्धारित करने के लिए, उस प्रक्रिया को या उस लेखांकन को हम कास्ट अकाउंटिंग या लागत लेखांकन कहते हैं। मोटे तौर पे आप जानते होंगे कि जो अकाउंटिंग के मुख्य चार भाग कहे जा सकते हैं। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसको आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, जिसको हिंदी में वित्तीय लेखांकन बोलते हैं। देन कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसको कि लागत लेखांकन बोलते हैं, और अगला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको हम प्रबंध लेखांकन बोलते हैं। निश्चित रूप से एमओएम में हमको प्रबंध लेखांकन के बारे में नहीं है ज्यादा, सिर्फ हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और वित्तीय लागत लेखांकन के बारे में हमको एमओएम डिपार्टमेंट में हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा कि वित्तीय लेखांकन जो है, वित्तीय लेखांकन का कार्य वित्तीय जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी रिकॉर्डिंग करना होता है। जितने प्रकार के व्यापारिक सौदे हुए हों, जितनी प्रकार के व्यापारिक हस्तांतरण हुए हों, चाहे वो नगद में हुए हों या वो उधार में हुए हों, क्रेडिट हो
या फिर वो कैश में हुए हों, चाहे वो चेक से हुए हों, चाहे वो नगद हुए हों, उनका हम रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद उनका हम अलग अलग उनको बांटते हैं और देन उनके बाद उनका हम ट्रायल बैलेंस लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फिर उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट हम के रूप में हम उसको तैयार करते हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वित्तीय लेखांकन में हम वित्तीय ट्रांजेक्शन हस्तांतरण को रिकॉर्ड करते हैं, देन उसके बाद उसको समराइज करते हैं। समराइज का मतलब यह है कि जो बहुत उसमें से जो मुख्य चीजें हैं उनको हम, जैसे कि कितने रुपए का वास्तव में कैश ट्रांजैक्शन हुआ, इसको हम समराइज कर लेंगे। कितने रुपए के क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुए वो हम समराइज कर लेंगे। कितने रुपए के डेप्टर्स हमारे हैं, कितने रुपए के हमारे क्रेडिटर्स हैं, कितने की एसेट्स है, कितने की सेलिंग की गई है, ओपनिंग बैलेंस क्या था, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, सेल्स रिटर्न्स क्या है, परचेज रिटर्न्स क्या है, कितने की सैलरी पेड की गई है, कितने का लॉस हुआ है, कितने का इंश्योरेंस कराया गया, ऑडिट रिपोर्ट क्या, ये तमाम तरह की चीजों को हम समराइज करके एक अमाउंट प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद हम प्रिपरेशन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी रिपोर्टिंग तैयार करते हैं। जब रिपोर्टिंग तैयार हो जाती है तो टारगेटेड टू एक्सटर्नल यूजर्स, ये एक्सटर्नल यूजर्स हैं जो अपने हिसाब से इसका उपयोग करते हैं। हम यहाँ पे देखें कि लागत लेखांकन अब क्या है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए जो फाइनेंशियल अकाउंट था, फाइनेंशियल अकाउंट में कहीं पे भी लागत शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। हम वहां पे ये तो पता करते हैं कितने रुपए का माल खरीदा गया, कितने रुपए का माल बेचा गया, कितने रुपए गुड्स खरीदे गए हैं, कितने रुपए गुड्स सेल आउट किए गए हैं, सैलरी कितनी दी गई है। लेकिन हम ये कहा जाए कि सैलरी ज्यादा दे दी गई, वेजेस ज्यादा पेड कर दिए गए, जो गुड्स खरीदे गए थे उनकी कीमतें ज्यादा थी, कीमतें ज्यादा निर्धारित की गई थी, हमको प्रॉफिट कम हुआ, क्या उनकी कीमतों को कम नहीं किया जा सकता है क्या, जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ाया जा सके। इस तरह की कुछ कमियां जो फाइनेंशियल अकाउंट में हैं उसको कैसे दूर किया जाए, उसको दूर करने के लिए जिसे वस्तुओं का जो प्राइस डिटर्मिनेशन है, प्राइस डिटर्मिनेशन करने के लिए वित्तीय लेखांकन में कोई भी टेक्निक हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो इसके लिए कॉस्ट अकाउंट के रूप में एक टेक्निक का, एक प्रोसेस का डेवलपमेंट हुआ है। निश्चित रूप से कॉस्ट अकाउंट में हम जो गुड्स हैं, गुड्स का वैल्यू निर्धारित, उसका प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके जो कॉस्ट है, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, कहां पे ज्यादा मटेरियल लग रहा है या उस मटेरियल का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है, या मशीनरी की उत्पादन क्षमता ज्यादा हो और हम उतना उत्पादन ना कर पा रहे हो इसलिए कॉस्ट हमारा बढ़ गया है। इस तरह जो तमाम तरह की चीजें हैं वो हम कॉस्ट अकाउंट के माध्यम से कर सकते हैं और इसलिए हमको कॉस्ट अकाउंट के बारे में भी जानना आवश्यक है। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि लागत लेखांकन जो है, लागत लेखांकन लागत ज्ञात करने की तकनीकें हैं या उन सिद्धांतों या नियमों को लेकर चलती हैं जो न केवल कार्य के पूरा होने पर ही बल्कि अधूरे कार्य की अवस्था में भी किसी उत्पाद व सेवा की लागत ज्ञात करने के कार्यक्रम का निर्धारण करते हैं। तो कॉस्ट एक तरह से देखा जाए तो लागत लेखांकन क्या हुआ, लागत लेखांकन एक वो टेक्निक हुई या वैसे कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ उसके रूल्स हैं जो कि यदि कार्य पूरा ना हुआ हो तो भी अधूरे कार्य की अवस्था में ही उस उत्पाद या उस प्रोडक्ट का या उस सर्विस का कॉस्ट निर्धारित कर सकते हैं, कॉस्ट डिटरमाइन कर सकते हैं। अब उदाहरण के लिए आप इसमें समझिए अधूरे कार्य कैसे कहा जा सकता है। जैसे कि पुल बन रहा हो, पुल का जो बनना है वो एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में पूरा नहीं हो सकता है, उसके लिए एक वित्तीय वर्ष से ज्यादा वित्तीय वर्षों की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर एक वित्तीय वर्ष में जितना भी कार्य हुआ हो उस कार्य का भी निर्धारण, उसका जितना भी अधूरा कार्य है उस कार्य में कितने लागत लगी है, उसमें कितने का प्रॉफिट हुआ है, इस बात का भी निर्धारण हम लागत लेखांकन के माध्यम से कर पाते हैं। ये इसकी एक विशेषता है। हम इसकी परिभाषा में देखें लागत लेखांकन में, लागत लेखांकन ICMA लंदन के अनुसार जहां पर व्यय किया गया है अथवा किया गया माना गया है, लागत केंद्रों तथा लागत इकाइयों से अंतिम संबंध स्थापित करने तक की लागत के लेखा करने की प्रक्रिया को लागत लेखांकन कहते हैं। जहां पर व्यय किया गया है यानी कि जिस प्रोडक्ट में जितना व्यय किया गया है उसको यदि हम एक लागत केंद्र कॉस्ट सेंटर मान लिया जाए तो अगर वहां पे 1 लाख यूनिट उत्पादन किया गया हो तो एक तरह का कॉस्ट सेंटर हो गया। तो उस कॉस्ट सेंटर में या उसका एक यूनिट
कॉस्ट यूनिट का अंतिम रूप से हम क्या करें, उसको आपस में उनके व्ययों को जोड़ सकें, एलोकेट कर सकें। तो उस जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम उसको एलोकेट करते हैं, उसको या डिटरमाइन करते हैं, उस प्रक्रिया को हम लागत लेखांकन कहते हैं। लागत लेखांकन के लिए लेखा करने की एक लागत लेखांकन लागत के लिए लेखा करने की एक पद्धति है। लागत, इसमें लागत जो है, लागत 3, इसके बारे में हम थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे आगे। थोड़ा सा हम इसमें आप बता रहा हूं कि जो लागत है, लागत 3 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, सामग्री, श्रम और व्यय के रूप में। और कार्टर के अनुसार यदि हम परिभाषा देखें तो कहते हैं किसी वस्तु के निर्माण अथवा किसी उपकार पर प्रयुक्त सामग्री तथा श्रम का खातों में लेखा करने की प्रणाली को लागत लेखांकन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको देखा जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग in accounts the material used and labor employed in the manufacture of certain commodities or on the particulars। यानी कि किसी वस्तु के निर्माण अथवा किसी उपकार पर प्रयुक्त सामग्री, किसी भी वस्तु के निर्माण में जितने सामग्री का उपयोग किया गया हो या जितने श्रम का उपयोग किया गया हो, उनको खातों में लेखा करने की जो प्रणाली है या जो प्रक्रिया है, उसको हम लागत लेखांकन कहते हैं। यानी कि सरल शब्दों में कहा जाए, किसी वस्तु के निर्माण में या किसी उपकार को करने में जितनी भी सामग्री लगी हो, जितना भी श्रम लगा हो, जितना भी व्यय हुआ हो, उसको हम जब जिस प्रणाली के माध्यम से या जिस प्रक्रिया के माध्यम से ये निर्धारित करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लागत लेखांकन कहते हैं। यानी यदि आपसे कोई पूछता है कि लागत लेखांकन क्या है, तो आप बोलेंगे किसी वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त की गई सामग्री तथा श्रम का खातों में लेखा करने की प्रक्रिया को या प्रणाली को या टेक्निक को हम लागत लेखांकन कहते हैं। आर गुप्ता के अनुसार लागत लेखों की एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा व्ययों का विश्लेषण इस प्रकार किया जाता है कि उत्पादन की एक विशेष इकाई की कुल लागत उचित शुद्धता के साथ जानी जा सके और यह दिखा सके कि ऐसी कुल लागत किस प्रकार आई है। यहां पर देखिए, बोल रहा उत्पादन की एक विशेष इकाई, यानी कि यदि ब्रिक्स हो, तो यदि एक ब्रिक्स है, एक ईंट है, तो ईंट जो बनी है उस ईंट में यदि उसकी मार्केट वैल्यू 4 रुपया या 5 रुपया प्रति ईंट है, तो 4 रुपये 5 रुपये उसका कैसे निर्धारित किया गया है, इस बात को जो जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम जान सकते हो, उस प्रक्रिया को हम लागत लेखांकन कहते हैं। बिक के अनुसार लागत लेखांकन व्ययों के ऐसे विश्लेषण एवं वर्गीकरण का आयोजन है जिससे उत्पादन की विशेष इकाई की कुल लागत का निर्धारण उचित शुद्धता के साथ किया जा सके और साथ ही यह भी जाना जा सके कि ऐसी कुल लागत किस प्रकार आई है। ठीक है, जहां तक मैं समझता हूं कि आप इसमें आपसे यदि कोई पूछेगा कि लागत लेखांकन क्या है, तो आप आसानी से बता सकेंगे कि लागत लेखांकन क्या है। अगर आप उसको बहुत सरल शब्द में बोलना चाहें तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि किसी वस्तु के निर्माण में जितनी भी सामग्री लगी हो या जितना भी श्रम लगा हो या जितना भी व्यय लगा हो, उनको जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम पता करते हैं या जोड़ते हैं, उस प्रक्रिया को हम लागत लेखांकन कहते हैं या उस तकनीक को हम लागत लेखांकन कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि लागत बनता कैसे है, कितने तत्व मिलकर लागत का निर्धारण करते हैं, या कॉस्ट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कितने प्रकार के होते हैं, या लागत के तत्व कितने प्रकार के होते हैं। हम इसमें जैसे पीपीटी आप इसमें देख रहे हैं, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंसेस, यानी कि सामग्री हो, श्रम हो और व्यय हो, ये तीन चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, इन तीन चीजों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमको जो राशि मिलती है उस राशि को हम लागत बोलते हैं। अब बात आती है कि मटेरियल क्या है। हम मटेरियल किसको बोलेंगे? द कॉस्ट विच इज इंक्लूड ऑन फिजिकल सब्सटेंस आर थिंग्स, कुछ ऐसी चीजें जो फिजिकली हमको दिखें, जो दिख रहा हो, मोटे रूप से वही प्रयोग किया जा रहा हो उस वस्तु के उत्पादन में, उसको हम मटेरियल बोलेंगे। जैसे कि आप ये देखिए, पाइप, इसमें स्टील है, ये इसका मटेरियल है। ये जो टॉयस है, इसमें जो प्लास्टिक है ये इसका मटेरियल है। ये ब्रिक्स है, इसमें ये पत्थर, ये पूरे मटेरियल्स हैं। जैसे मास्क बना हुआ है, मास्क में कपड़ा मटेरियल है। इसके बाद
आप और इसके समझ सकते हैं कि जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग में सीमेंट मटेरियल के रूप में है, रेत मटेरियल के रूप में है, ब्रिक्स मटेरियल के रूप में है, और दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, ये सब मटेरियल के रूप में कार्य करेंगी। इसका लेबर यानी कि श्रम। श्रम क्या है? द कॉस्ट इंक्लूड ऑन ह्यूमन एफर्ट्स, यानी कि ऐसा व्यय जो ह्यूमन के रूप में, एफर्ट्स के वो रूप में वो कार्य करता हो, उसको हम श्रम कहेंगे। यानी कि अगर ब्रिक्स है तो ब्रिक्स को आप कहीं पे ले जाके बिल्डिंग बनाना है तो उसको ले जाके आपको वहां पे रखना होगा, उसको सीमेंट से जोड़ना होगा। ये जो रखने का काम, सीमेंट से जोड़ने का काम है, ये अपने से नहीं होगा, इसमें हमको एफर्ट्स, ह्यूमन एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, मानवीय श्रम की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लेबर के रूप में जानते हैं। और इनके बदले में, इनके इस कार्य के बदले में जो हम पे करते हैं, जो चीज में हम पे करेंगे, उसको हम लेबर के रूप में डिटरमाइन करेंगे। उदाहरण के लिए है यहाँ पे सैलरी, वेजेस, बोनस, इंसेंटिव्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेरिक्विटीज। अब कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में फैक्ट्री मैनेजर्स हैं या ऑफिस मैनेजर्स हैं, तो ऑफिस मैनेजर्स का जो काम है उसको उसके बदले में सैलरी मिलेगी, जो यहाँ मजदूर हैं उनको वेजेस मिलेगा, और मैनेजर्स है तो समय समय पर उसको बोनस मिलेंगे, वो कंपनी में अच्छे से कार्य करता रहे इसके लिए उसको इंसेंटिव्स भी मिलेंगे, और जब रिटायरमेंट हो जाए तो उसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी अच्छे मिले। और यदि अच्छे थोड़ा ज्यादा वो बड़े स्तर पे कार्य कर रहा हो फैक्ट्री में तो उसको कुछ पेरिक्विटीज भी कंपनी यहाँ प्रोवाइड कराती हैं। तो तमाम तरह की इन चीजों को जब हम जोड़ लेते हैं और जोड़ते हैं, इसको हम एक श्रम के रूप में जानते हैं, और इसको हम श्रम की तरह इसको कॉस्ट अकाउंट में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस क्या है? अब आप देखिए यहाँ पे आपके सामने मटेरियल था और दूसरा श्रम था। मटेरियल और श्रम का उपयोग करने के लिए हमको कुछ एक्सपेंसेस की भी जरूरत पड़ती है। जैसे जिस स्थान पे कोई बिल्डिंग बन रही हो तो वहां पर लाइट की जरूरत पड़ेगी, रात के समय पे एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए हमको टेलीफोन की आवश्यकता पड़ेगी, पत्र व्यवहार करना है तो स्टेशनरी की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह की कुछ चीजें हैं जिनकी हमको कंटिन्यू आवश्यकता पड़ेगी, जिससे हमारा कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। तो इस तरह के व्ययों को हम सामान्य रूप से व्यय कहते हैं, जिसको कि कास्ट जो लागत में सेवा के रूप में इसको हम जोड़ा जाता है। यानी कि एक्सपेंसेस आर अदर देन मटेरियल एंड लेबर, यानी कि मटेरियल और लेबर के अलावा जो जिस तरह के व्यय होते हैं, उनको जो भी राशि व्यय होती है उसको हम एक्सपेंसेस के रूप में कॉस्ट अकाउंट में जोड़ते हैं। इसको आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के रूप में समझ सकते हैं, रेंट के रूप में समझ सकते हैं। टेलीफोन रेंट का मतलब यदि आपकी कहीं फैक्ट्री है, अगर आपकी खुद की नहीं है तो यदि आप किराए से लेकर रखे हैं तो जिससे आपने किराए से लिया है उसको आपको रेंट पे करना होगा। तो जो ये रेंट होगा वो एक्सपेंसेस के रूप में कॉस्ट अकाउंट में जोड़ा जाएगा। कॉस्ट अकाउंट में हम समझे बाय फंक्शन, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और मार्केटिंग कॉस्ट होता है। बाय फंक्शन इन दिस क्लासिफिकेशन कॉस्ट आर डिवाइडेड according to the function for which they have been incurred. For example, production cost, office and administration cost, selling and distribution cost. प्रोडक्शन कास्ट, मटेरियल, प्रोडक्शन कास्ट में कौन उत्पादन लागत में कौन कौन सी चीजें जुड़ी होंगी? मटेरियल, सामग्री, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का मतलब यह है जो सीधे सीधे श्रम से जुड़ा हुआ हो, उसको हम प्रत्यक्ष श्रम के रूप में जानेंगे। स्टोर ओवरहेड्स एक्सेट्रा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट में कॉस्ट ऑफ फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, डायरेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस, यानी कि ऐसी चीजें जो पॉलिसी बनाते हो, जो निर्देशन देते हो और संस्था को कंट्रोल करते हो, इस तरह की जहां पे ये मैनेजर्स हैं जो ये तरह के कार्य कर रहे हैं, उसको हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट के रूप में काउंट करते हैं। इन दोनों के बाद जो अगला कास्ट आता है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या मार्केटिंग कास्ट आता है। यानी कि फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन गया है और अच्छी क्वालिटी का बन गया है, अब उसको मार्केट में बेचना है, तो आपको मार्केट में जो उसके खरीदार हैं उन खरीदारों को पता करना होगा। वहां तक आपकी फैक्ट्री से, आपकी कंपनी से उस होलसेलर हैं, होलसेलर के गोडाउन तक आपको अपने उस गुड्स को भेजना होगा और अपने उस गुड्स का एडवर्टाइजमेंट करना होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसको जाने और उसको खरीदें। तो इस तरह के जो व्यय होंगे वो आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में
जोड़े जाएंगे या उसको हम मार्केटिंग कॉस्ट के रूप में काउंट करेंगे। तो हम इसमें और जैसे लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर इंक्लूड जनरेटिंग डिमांड्स ऑन मूविंग आर्टिकल्स टू द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, जिससे कि डिमांड जनरेट हो सके और कस्टमर तक वो गुड्स आपका पहुंच सके और वो पॉपुलर हो, जिससे आप जितना ज्यादा वो गुड्स आपका बिकेगा उतने ही ज्यादा आपकी कंपनी को फायदा होगा। तो यदि हम देखें तो मोटे तौर पर कॉस्ट अकाउंट जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है वो 3 तरीके का है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। उसमें भी इसके बाद अगला जो हम देखते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जैसा कि हमने अभी यहां तक समझा है, इसके बाद अब यहां पे आप ये देखिए जो मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस हैं, इसमें मटेरियल भी 2 तरीके का होता है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब हम इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ते हैं तो हमको ओवरहेड प्राप्त होता है, जिसको हम ऊपरी व्यय बोलते हैं, उसको हम ऊपरी व्यय बोलते हैं। ठीक है, तो ओवरहेड का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट की जगह में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब हम जोड़ दें तो हमको जो राशि मिलेगी उस राशि को हम ऊपरी व्यय या ओवरहेड कहेंगे। आज का अपना वीडियो लेक्चर यहीं तक है और नेक्स्ट इसके आगे हम चर्चा करेंगे। इसके पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं और आप इसको थोड़ा सा आप अपने कहीं बुक्स से, जो मैं आपको अभी बताऊंगा उस बुक्स से ढूंढिए आप और इसको आप कंप्लीट करिए। फर्स्ट है राइट अबाउट ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन इंडिया, राइट व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्टिंग, give one definition of cost accounting, what do you mean by direct material, what do you mean by indirect material, what do you mean by direct labor and indirect labor, what do you mean by direct expenses and indirect expenses। यहाँ पे कुछ बुक्स हैं कॉस्ट अकाउंटिंग SBPD राजीव बंसल जी की, और आप दूसरी बुक्स इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा डॉक्टर ML अग्रवाल सर की, NPTEL की जो वेबसाइट है उसमें भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है जहां आप जाके इसके बारे में सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और आप ऑनलाइन कोर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की का है और मुंबई का भी है, जहां आप इसको जाके इसके लिंक के माध्यम से आप वीडियो भी देख सकते हैं और अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। अगले जो हमारा लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम ओवरहेड के बारे में चर्चा करेंगे कि ओवरहेड क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन से आइटम्स हैं जिनको हमको इंक्लूड करना है, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमको इंक्लूड करना है। इसके बाद हम कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में भी उसमें विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।